अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया पाकिस्तान। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। शहजाद इकबाल की गैर मौजूदगी में इस शो की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। आज पाकिस्तान का मुकाबला है नीदरलैंड से। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में पाकिस्तान के 287 रन के हदफ के ताक़ुब में नीदरलैंड्स की बैटिंग जारी है और हैदराबाद दक्कन में खेले जा रहे आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान ने अपनी मुहिम का आगाज़ आज से किया है, जहां नीदरलैंड्स ने पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया है। इस वक्त नीदरलैंड्स को अगर ये मैच जीतना है तो 128 रन चाहिए और 17.3 ओवर्स का खेल बाकी है और 4 विकेटें रह गई। पाकिस्तान लग रहा है कि जीत के करीब है, लेकिन क्या सिचुएशन बन रही है और ओवरऑल इस मैच में क्या परफॉर्मेंस रही है, ये जानने के लिए हम बात करेंगे, एनालिसिस लेंगे। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रज़ाक भाई, सबसे पहले आपसे आगाज़ करेंगे। छोटी टीम हो या बड़ी टीम हो, टेंशन रहती है, दिल की धड़कनें तेज रहती हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है फिर भी पाकिस्तान के हाथ में है, लेकिन आज जब बैटिंग का आगाज हुआ है, ओपनर्स को बैटिंग लाइन तो लड़खड़ा गई। कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तानी बैटिंग लाइन को, कहां गलतियां हुई हैं? देखिए, ये इंटरनेशनल क्रिकेट जो है इसमें अक्सर उतार चढ़ाव होता है और जरूरी नहीं कि आप हर डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म करें। या समटाइम टॉप ऑर्डर कुछ नहीं करेगा, मिडिल ऑर्डर करेगा, या मिडिल ऑर्डर नहीं करेगा, टॉप ऑर्डर करेगा, तो ये चीजें चलती रहती हैं। यही क्रिकेट की मैं समझता हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट इसलिए नाम रखा गया है। पाकिस्तान ने थोड़ा सा, मैं समझ, फखर जमान की विकेट गिरने के बाद थोड़ा सा पाकिस्तान थोड़ा सा अंडर प्रेशर हुआ है, क्योंकि ओपनर जब फखर जमान जैसे प्लेयर अगर जब परफॉर्म करते हैं तो फिर पाकिस्तान को वो जो प्रेशर वाला वो जो होता है, जो टाइम होता है, निकल जाता है। तो ये अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान को अंदाजा भी होगा कि नीदरलैंड के खिलाफ अगर इस इंटेंट से खेलेंगे और जिस बॉडी लैंग्वेज से नीदरलैंड के खिलाफ पाकिस्तान खेल रहे हैं, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में रहना। तो इनको थोड़ा पॉजिटिव रहना पड़ेगा और परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, स्पेशली बैट्समैनों को। अगर पहले बारी आती है तो उनको रन्स करने पड़ेंगे। यही बात रज़ाक भाई कि आईसीसी नंबर 1 टीम हो और इंटेंट आगे सामने नीदरलैंड्स है, तो यकीनन थोड़ा सा ऊपर से आना चाहिए, लेकिन वो हमें नजर नहीं आता। अगर फखर जमान आउट हो जाते हैं, इमाम आउट हो जाते हैं, फिर ऐसा लगता है कि सिचुएशन हमारे हाथ से ही निकलती जा रही। देखिए, हम नहीं चाहते कि हम पाकिस्तान टीम को क्रिटिसाइज करें, पर नंबर 1 कहना वो अच्छी बात नहीं है। नंबर 1 रहने के लिए आपको हर डिपार्टमेंट में नंबर 1 होना पड़ता है। और अगर हम के साथ खेल के या श्रीलंका से खेल कर अगर हम नंबर 1 पे रहते हैं तो वो उस रैंकिंग का कोई फायदा नहीं है। ये वर्ल्ड कप की रैंकिंग है, यहाँ पे आपको हर टीम को बीट करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, फिर जाके आपको बेशक नंबर 1 रैंकिंग में रहें या ना रहें, अगर वर्ल्ड कप जीते हैं तो फिर पाकिस्तान को आप कह सकते हैं नंबर 1 टीम। बिल्कुल ऐसे ही, और हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। ऑब्वियसली पाकिस्तानी टीम के लिए हमारी दुआएं हैं, और हमारी इतनी दुआएं हैं कि हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सकते हैं पाकिस्तान ये मैच जीते। लेकिन कहीं ना कहीं एक परेशानी नज़र आ रही है बॉलिंग में भी। हमें ऐसा लग रहा है कि नसीम शाह अगर नहीं है तो वो बॉलिंग लाइन, जिसको हम कह रहे थे कि पाकिस्तान बॉलिंग में सबसे आगे है, बॉलिंग नंबर 1 है पाकिस्तान टीम बॉलिंग में, लेकिन वो नज़र नहीं आ रहा। हारिस रऊफ भी यानी उनको मार भी पड़ रही है, विकेट भी उन्होंने 2 लिए हैं, हसन अली की भी। ओवरऑल आपको बॉलिंग परफॉर्मेंस कैसी लगी? देखिए, अगर आप पाकिस्तान की टीम की बात करते हैं कि ये क्रिकेट में होता है, शाहीन थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। नसीम शाह की डेफिनेटली जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे, अनप्लेबल बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने बड़ा जबरदस्त स्टार्ट लिया, पर इंजरी आ गई उनको। अब ये कि जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी अब शाहीन को भी, हारिस रऊफ को भी, हसन अली खेलते, इनको भी, जितने भी बॉलर है, शादाब हो गया, नवाज हो गए, इनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जब तक ये ब्रेक थ्रू नहीं देंगे, जैसे अभी हारिस रऊफ ने 2 विकेट लेके दी है, तो ये काम है, ये आपकी जॉब है। तो इसको इस तरह करना पड़ेगा, आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। जब तक आप विकेट्स नहीं लेंगे, मेन बॉलर बैट्समैन मेन रन नहीं करेंगे, आप इसी तरह स्ट्रगल करते रहेंगे। और इस दौरान अच्छी खबर यह है कि 7वीं विकेट भी गिर गई है नीदरलैंड्स की। मोहम्मद नवाज ने आउट किया है और जो सेट बैट्समैन थे बेस्ट लीडे 67 रन पर वो आउट हुए हैं। और यूं कुछ मैच की जो अपडेट है वो ये है कि 100 बॉल्स पर 123 रन चाहिए नीदरलैंड्स को मैच जीतने के लिए, और 3 विकेटें बाकी हैं और पाकिस्तान यकीनी तौर पर जीत के करीब नजर आ रहा है। एक तो ये बात रज़ाक भाई इस मैच की, अब ये इंशाल्लाह हम किसी ना किसी तरीके से जीत जाएंगे। अगले मैचेस के लिए इस मैच की जीत कितनी इंपॉर्टेंट होगी? नहीं, डेफिनेटली देखिए, जीत जो हमेशा अपना एक विनिंग वेव्स होती हैं, वो आप में डेवलप करती हैं।
और आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये क्रिकेट सारी आप प्रेशर की है। जब आप ग्राउंड में उतरे तो आप बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी एबिलिटी पे। तो ये मैच पाकिस्तान को, मैं तो चाह रहा था कि वन साइडेड जीते, और भी मैंने पहले भी कहा था कि प्रोग्राम में कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, पर वन साइडेड जीतना चाहिए, दूसरों को पता चले कि पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग बड़ी अच्छी है। थोड़ा सा एक्सपोज हुए हैं, मैं समझता हूँ हमारी जो बॉलिंग एक्सपोज हुई है, अच्छी टीमें बड़े आराम से इनको ले जाएगी। इनएक्सपीरियंस टीम थी नीदरलैंड की, और बैटिंग में उनके एक दो बैट्समैन बाद थोड़े कॉन्फिडेंट नजर आए, पर वो जब आप चेज कर रहे होते हैं तो पूरे बैट्समैनों को एंड तक जाना पड़ता है। अगर इनमें अगर एक या दो बैट्समैन नहीं रहते अभी, आई मीन जो जिन्होंने परफॉर्म किया, जो रन्स किए हैं, वो अगर रहते क्रीज पर, तो मैं समझता हूँ कि वो फिर जीतने के चांस ज्यादा हो सकते नीदरलैंड। और जिस तरह मैच से पहले शेन वॉटसन ने भी कहा था कि 350 रन इन एनी केस पाकिस्तान को करने चाहिए, लेकिन आज हमने देखा पूरे 50 ओवर्स भी नहीं खेल पाई पाकिस्तानी टीम और 286 रन पर आउट हो गई। मेहनत की काफी जरूरत है बैटिंग लाइन को। देखिए, मैं पहले भी कहा कि ये जो क्रिकेट है इसमें आपको परफॉर्म करना पड़ता है। आपको, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों अंडर प्रेशर हो रही है, क्यों पैनिक होके खेलते हैं। आप गेम करें अपने, जिस तरह न्यूजीलैंड ने आपको प्रूव करके दिखाया कि उन्होंने अपनी शॉट्स नहीं रोकी, वो बिल्कुल ऐसे रिलैक्स होकर खेलेंगे। पाकिस्तान के बैट्समैन उनसे बेहतर है, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड करें। क्या होना है, ज्यादा क्या होता है, आप हारते ही है ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। इतने सालों से आप खेलते आ रहे हैं, इतनी सपोर्ट है आपको, मीडिया की भी, पाकिस्तान की भी, क्रिकेट बोर्ड की भी। और प्लेयर क्या चाहता है, मुझे नहीं समझ आती कि उनको क्या चाहिए कि जिससे इनको कॉन्फिडेंस आना जाए, क्योंकि आज से 20-25 साल पहले इस तरह नहीं होता था। उस वक्त आपको अपनी परफॉर्मेंस पे आपको टीम में रहना पड़ता था, परफॉर्मेंस देते थे तो आप सर्वाइवल कर सकते थे। अब तो वक्त चेंज हो चुका हुआ है, पूरा पाकिस्तान आपके साथ है, क्रिकेट बोर्ड आपके साथ है, जितने भी एक्सपर्ट है वो आपके साथ है। आप जरा विल पावर तो दिखाएं अपनी, जरा खुल के खेले तो सही। एक मैच के बाद आप ऐसे गिर जाते हैं कि जैसे पता नहीं वो कोई अजाब आ गया क्रिकेट में। इस तरह नहीं होता, एक मैच ही है ना, इंडिया के साथ हम मैच हारे तो इंटेंट का होना बहुत जरूरी है। सिक्कू भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिक्कू भाई, यकीनन कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से इंशाल्लाह पाकिस्तान आज का मैच निकाल जाएगा, जीत जाएगा, जीत के करीब लग रहा है। पाकिस्तान को 3 विकेटें चाहिए ये मैच जीतने के लिए, लेकिन जो बैटिंग परफॉर्मेंस रही है और बॉलिंग परफॉर्मेंस भी, क्या ये एक आइडियल परफॉर्मेंस है एक आईसीसी नंबर 1 ओडीआई टीम की? सिक्कू भाई से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। रज़ाक भाई, आप यकीनी तौर पर जो बात कर रहे थे कि इंटेंट का होना बहुत ज़रूरी है और प्रेशर क्यों हम ले जाते हैं, और फ़खर जमान की परफॉर्मेंस अगर नहीं वो एज ओपनर परफॉर्म कर पा रहे तो क्यों ना हम अब्दुल्ला शफीक को ट्राई करें। हम क्यों फ़खर जमान को ज़्यादा से ज़्यादा चांस दे रहे हैं? एशिया कप में भी उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने। देखें, अब थोड़ा सा लेट हो गया, मैं समझता हूँ। देखें, अभी अगर चेंज करते हैं तो अब्दुल्ला शफीक पे भी प्रेशर आएगा, क्योंकि अगर मैंने ना किया तो मैं भी हो सकता बाहर हो जाऊँ। फखर के साथ चलना चाहिए, 2-3-4 मैच इनको देने चाहिए, फिर जाके आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिकेट की रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक मैच के बाद चेंज करेंगे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फखर में एबिलिटी वाइज देखे बहुत जबरदस्त प्लेयर हैं, उनके साथ पिछले 5-6 मैच में हम देख रहे हैं, या तो इस बैड लक कह सकते हैं या बैड पैच है। लेकिन एक साउथ शकील की भी परफॉर्मेंस है, जो जिनको मौका मिला है तो 68 रन की उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली है। सिक्कू भाई, आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे परफॉर्मेंस एक ओडीआई नंबर 1 टीम की, जो आज हमने बैटिंग की है नेदरलैंड्स के खिलाफ, बॉलिंग भी अब तक जो की है, लेकिन हम जीत के करीब है, लेकिन क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ये वाली परफॉर्मेंस? देखें, जो ट्रेंड चल रहा था पूरे वर्ल्ड कप में, जो पिचेस चल रही थी, तो 350 प्लस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम 350 प्लस करेंगे। मगर देखें, अभी हमें ये मैच जीतना है, पहले ये मैच जीत जाए। बहुत सी चीजें हैं जो बहुत फॉल्टी हैं, कि हम बाद में बात करते हैं, करें तो बेहतर होगा। अभी इस मौजू को ना छेड़ें तो बहुत अच्छा है। देखें, आज से 2 महीने पहले से मैं साउथ शकील का जिक्र कर रहा था कि भाई आप उसको खिलाओ, आप उसको खिलाओ। हमारे लड़कों किसी ने कोशिश तक नहीं की उसको अंदर भेजने की। अब चीजें बदली हैं, उनको भेजा, पता चल गया, तो इसका मुझे लगता है कि हमारे जो मैनेजमेंट है, जो भी चलाता है, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो जो भी है, खैर वो निकी आसर तो होते ही नहीं। वो सुना है कि वो वेबसाइट, मतलब एक इंटरनेट के ऊपर जो है कनेक्ट हो जाते हैं, तो मैं नहीं कह सकता कि वो बहुत स्लो हैं ये लोग। तो फिलहाल मेरा टारगेट ये है कि हम मैच जीते, मतलब बहुत ज्यादा हमारे लिए रुसवाई होगी और लड़के बिल्कुल अंडर प्रेशर चले जाएंगे और उसके बाद इनको उठना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा।
तो अभी हम मैच जीत जाए, बाकी जो इनके जो फॉल्ट हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे, ऐसे वक्त करेंगे जब ये मैच खत्म हो चुका हो, ताकि हम बता सकें जो बातें हम करते रहे वो अब नजर आना शुरू हो गई है। हम पहले से कहते रहे कि जो आपके जो फास्ट बॉलर हैं, कितनी अजीब सी बात है कि एक लड़का नसीम शाह जो है अनफिट हो गया तो हमारी पूरी बॉलिंग लाइनअप बैठ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको दूसरे लड़कों को भी बना के साथ लेके चलना चाहिए। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि वो समझते हैं कि भाई ये 5-6 लड़के खेल रहे हैं, बैकअप नहीं बनाते। लड़कों को बनाना चाहिए ना, बिल्कुल बेंच को आप बिल्कुल। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान मैच में फतह के करीब है, 3 विकेटें रह गई और इंशाल्लाह पाकिस्तान फातिहाना आगाज करेगी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद थे, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं साथ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खुशामदीद। नाज़रीन, नून लीग के मुतादिद रहनुमा पिछले कुछ रोज से मुसलसल ये यकीन दहानी करवा रहे हैं कि अब नवाज शरीफ की वापसी में कोई रुकावट नहीं है। 21 अक्टूबर को नून लीग के कायद की वापसी तय है, मगर इसके बावजूद कयास आराइयों और चहमकुइयों का बाजार गर्म है। नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक मुसलसल सवालात हो रहे हैं, जिसके बाद नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने भी आज सियाकर कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक बार बार सवाल ना करें। कानूनी माहिरीन ने एक ग्रीन सिग्नल दे दिया है। नवाज शरीफ की वापसी में अब कोई कानूनी रुकावट नहीं है। डॉक्टर्स ने भी वापसी की इजाज़त दे दी है, तभी वो वापस आ रहे हैं। सवाल अब आपको नहीं पूछना चाहिए कि वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अब बात ख़त्म हो जानी चाहिए। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ इंशाअल्लाह तो वो 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे कि इंशाअल्लाह वो तशरीफ़ ला रहे हैं और यकीनन डॉक्टर्स की क्लियरेंस के बाद वो तशरीफ़ ले आएंगे। एब्सोल्युटली इंशाअल्लाह। कानूनी जो रुकावटें कोई हाल नहीं। हमारे जो कानून के माहिरीन हैं उन्होंने मियाँ साहब को गो हेड दिया, वो तशरीफ़ लाएँ और वो आइन और कानून का वहाँ सामने पेश होंगे, उसका मुकाबला करेंगे। अहम बात यह है कि नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को नून लीग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्तलिफ शहरों में कारकुनों को मोबिलाइज करने के लिए कॉर्नर मीटिंग्स की जा रही हैं। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज मुख्तलिफ वर्कर्स कन्वेंशन और कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर चुके हैं। मीनार पाकिस्तान का जलसा कामयाब बनाने के लिए अच्छी कारकर्दगी दिखाने वालों को इनामात से नवाजने का ऐलान किया जा रहा है। कानूनी टीम नवाज शरीफ की वापसी पर कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए हिफाजती जमानत की तैयारी कर रहे हैं, जबकि सबसे अहम बात यह है कि नवाज शरीफ की वापसी से पहले पार्टी सदर समेत पूरी पार्टी ने अपने बयानिए से साबिका एस्टैब्लिशमेंट की अहम शख्सियात का जिक्र बिल्कुल माइनस कर दिया है। और आज भी शहबाज शरीफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार जनरल बाजवा और जनरल फैज से मुतालिक सवालात होते रहे, मगर शहबाज शरीफ ने हर बार इनके जवाबात देने से गुरेज किया। जनरल बाजवा और जनरल फैज के एहतसाब का सवाल हुआ तो शहबाज शरीफ ने इसका दायराकार बढ़ाते हुए कहा कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। एक और सहाफ़ी ने सवाल किया तो मरियम औरंगजेब ने लुक़मा दिया कि इसका जवाब नहीं दीजिएगा, तो कभी शहबाज शरीफ ने सवाल को मजाक में उड़ा दिया। सबके लिए होना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। एहतसाब का अगर बात करें तो आइए बैठे एक डायलॉग करें अक्रॉस द बोर्ड। इनका जवाब न देना। जरा अपने दिल पे हाथ रख के ये बता दें, आप दिल से जनरल बाजवा और जनरल फैज का एहतसाब चाहते हैं जिन्होंने 2018 में आपके मैं अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। जी नहीं, आपको नहीं लगता कि उन रिटायर्ड जनरल्स का जिन्होंने मियां साहब के साथ ये किया उन्हें इबरत का निशान बनाया जाए ताकि प्रेसिडेंट सेट आपने वो रास्ता तलाश करना है जहां पर इस मुल्क की जो तकदीर है वो बदल जाए, पाकिस्तान का बेकारीपन खत्म हो जाए। हमें एक तदब्बर, हौसले और जुर्रत के साथ फैसले करने। नवाज शरीफ 5 लोगों के नाम लेते हैं, आप भागे भागे जाते हैं, उनको खामोश करवाते हैं लंदन में। अब क्या वो वापस आकर यहाँ पे नाम लेंगे उनके एहतसाब का? ये किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं और भागे भागे हर जगह जाएं। ये हैं वो सवालात जिन्हें शहबाज शरीफ मुसलसल डॉज करते रहे और इसकी वजह वाज़ेह है कि नून लीग ने नवाज शरीफ की वापसी से पहले इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात में किसी भी किस्म की दरार से बचने का फैसला किया है, जबकि
नून लीग का ये भी दावा है कि अगले इलेक्शन में नवाज शरीफ वजारत उस्मा के उम्मीदवार होंगे और चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ ने भी आज लंदन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि आज दफ्तर में उनका आखिरी दिन है, जिसके बाद वो रवाना हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि वतन वापसी से पहले नवाज शरीफ 4 से 5 रोज सऊदी अरब में क़याम करेंगे और उम्रे की अदायगी के बाद दुबई जाएंगे, जहां से उनकी बागी की टिकट भी बुक करवा ली गई है। मगर दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वापसी पर उनकी सेहत को लेकर भी सवालात उठाए जा रहे हैं, क्योंकि नून लीग का पिछले 4 साल में यह दावा रहा है कि नवाज शरीफ लंदन में सर्जरी कराए बगैर और सेहत में बेहतरी से पहले वापस नहीं आएंगे। लेकिन अहम बात यह है कि इन 4 सालों में नवाज शरीफ की कोई सर्जरी अभी तक नहीं हुई, जबकि आज नून लीग ने लाहौर हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई है, जिसमें कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म को अब भी दिल के आर्जे के मसाइल हैं। बरतानिया के रॉयल ब्रॉमिंटन अस्पताल की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि नवंबर 2022 में नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी की गई और नवाज शरीफ को अब भी फॉलोअप चेकअप की जरूरत है, मगर इस रिपोर्ट में कहीं दिल के आर्जे से मुतालिक सर्जरी का जिक्र नहीं है, जिसकी बुनियाद पर नवाज शरीफ लाहौर हाई कोर्ट से 4 माह की जमानत लेकर लंदन गए थे। मगर इस मामले को 4 माह से 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक नवाज शरीफ की वो सर्जरी नहीं हुई जिसकी बुनियाद पर नून लीगी रहनुमा कहते थे कि नवाज शरीफ सर्जरी के बाद भी वतन वापस आएंगे। वहाँ पर इलाज जारी है, वहाँ पर उनकी दिल की मर्ज़ के हवाले से एक इंटरवेंशन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए वो इलाज कराए बगैर पाकिस्तान नहीं आएंगे। जब इनका इलाज हो जाएगा, जब डॉक्टर इनको वापस आने की इजाज़त दे देंगे तो ये वापस आ जाएंगे, ये गारंटी है। वो डॉक्टरों ने इजाज़त दे दी है। तो ये जो कह के गए थे कि अर्जेंट बेसिस पे उनका ऑपरेशन होना है, सर्जरी हो रही है, वो 1.5 साल बाद सर्जरी हो गई उनकी। तो वो पूछे डॉक्टरों से। इंग्लैंड में, यूके में डॉक्टर जो है ना वो मरीज के मतहत नहीं होते, वो अपनी मर्जी से जो है वो टाइम देते हैं और मर्जी से अब जब मरीज की कंडीशन को फिट समझते हैं तो ऑपरेशन करते हैं। उनकी सर्जरी जो है वो पहले भी 2 दफ़ा बाकायदा डेट तय होने के बाद जो है वो डिले हुई है। जैसे ही उनका इलाज मुकम्मल होगा वो वापस आने का इरादा रखते हैं और वो वापस आएंगे। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने मुलाहिजा की और जब भी उनसे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ से मुतालिक, एहतसाब से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इन सवालात से भागने के बजाय मुस्लिम लीग नून इस तरह बयानिया क्यों नहीं बना लेती? बेहतर क्या ये नहीं है कि पार्टी सदर वाज़े तौर पर बता दें कि हमने परवेज़ मुशर्रफ के एहतसाब का फैसला किया लेकिन हाथ कुछ ना आया, और इसी सिलसिले की कड़ी अब भी ये बनती नजर आ रही है। क्या ऐसा कहना ज्यादा बेहतर नहीं होगा मुस्लिम लीग नून के वोटर के लिए, उसको मुतमईन करने के लिए? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा ख्याल है जी, अगर जो शहबाज शरीफ साहब ने जवाब दिया इस सवाल का, वो बहुत ही बड़े जामे और बेहतर जवाब था। उन्होंने कहा कि एहतसाब की छड़ी जो है हमेशा सियासतदानों पे चलती है और एहतसाब को आप इंतकाम के लिए इस्तेमाल करते हैं। एहतसाब उस होना चाहिए, सबका होना चाहिए, उनके अदारों को करना चाहिए। और एक हमने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो नैब भी बना रखा है। ये सवाल कभी उनसे आप पूछें, उनके किसी के भी वो क्यों नहीं करते। अगर कोई शिकायत है तो उन्हें एहतसाब करना चाहिए। सही। अच्छा, इसहाक डार ने बताया था कि नवाज शरीफ ने यह मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है और पार्टी के दीगर रहनुमा भी यही कह रहे हैं। तो क्या वाकई नवाज शरीफ ने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है या सिर्फ वक्ती तौर पर मामला अल्लाह पर छोड़ा गया है और सियासी हालात बेहतर होते ही क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ फिर ये बयानियां दोहराने लगेंगे? देखिए, मियां नवाज शरीफ जो है वो उनका ईमान और उनका यकीन कि अल्लाह ताला पे, मेरा ख्याल है हम सब मुसलमानों का है, वो बड़ा पक्का यकीन रखते हैं और वो समझते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो जिसमें इंसान की कोई गलती ना हो, मासूम हो, तो कुदरत उसका हिसाब ज़रूर उन लोगों का करती है। और आपने देखा कि मियां साहब ने ये बात 2017-18 में मीडिया के सामने कही थी और पिछले 5 साल में वो आदमी जिसने वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस बनाए मियां नवाज शरीफ के खिलाफ, वो ना सिर्फ एक्सपोज हुए बल्कि उनके अपने लोगों ने जो उनके साथ खड़े थे या जिन लोगों को उन्होंने अपने हाथों से बनाया था,
उन्होंने गवाहियां दी और कहा कि ये सब लोगों ने ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ को इंतकाम का निशाना बनाया, बल्कि उस इंतकाम का निशाना पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान का गरीब बना है, पाकिस्तान की इकोनॉमी डूबी है। सो मेरा ख्याल है कि ये कुदरत का ही किया जा रहा है। ये हम में तो ताकत नहीं थी कि लोगों को एक्सपोज करते, और वो लोग यानी अपने बयानिए पे कायम रहेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इन एनी केस। देखिए, मियां नवाज शरीफ अपने बयानिए पर हमेशा कायम रहते हैं। वो सिर्फ बयानिया बराए बयानिया नहीं देते, वो बयानिया में एक जामे हल भी देते हैं। पाकिस्तान के उन मौजूदा मसाइल का होते हैं। अभी भी जब मीनार पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उनमें जो मरकजी नुक्ता इस वक्त नजर आ रहा है, पूरी जमात में जो डिस्कशन हुई है, वो आम आदमी की जिंदगी है, वो आम आदमी की मुश्किल हालात है, वो जिंदगी बसर करने के लिए आम आदमी के लिए आसानियां पैदा करने की जरूरत है। महंगाई, बेरोजगारी, मईशत ने पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी तंग की हुई है। सो ये चीजें, इसके अलावा बाकी तमाम चीजों पर वो ना सिर्फ बयानियां देंगे बल्कि एक प्लान देंगे और काबिल अमल प्लान देंगे इंशाल्लाह ताला मीनारे पाकिस्तान पर। जरा थोड़ा इंतजार करें, और पहले से हमें क्यासराइयां नहीं करनी चाहिए कि मियां साहब ने कोई बदल गए हैं या कोई बयानिया बदल लिया है या पता नहीं वो कोई डर गए हैं या किसी से कोई सर, हमने तो एतबार कर लिया था, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जितना लंदन आए गए हैं तो कंफ्यूजन खुद डेवलप की गई है मीडिया के सामने, वरना अदरवाइज सबने यकीन कर लिया था। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ उनके छोटे भाई हैं बल्कि हमारी जमात के सदर हैं, और मियां साहब हमारे कायद हैं। मुख्तलिफ हमारी जो मीटिंग्स हैं, खुसूसन मियां साहब की रिसेप्शन के हवाले से और अगले आने वाले इंतखाबात की तैयारी के हवाले से, क्योंकि मियां साहब की रिसेप्शन जो है वो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा इज्तिमा होगा। वो नून लीग की इंतखाबी मुहिम का आगाज होगा। वो उस पे ना सिर्फ मियां साहब एक आम सियासी तकरीर करेंगे बल्कि वो उस तकरीर में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी मईशी सूरत हाल, उनके मसाइल, उसका हल वो अपने लोगों के सामने रखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत अहम मामला है जिस पर आपका कमेंट चाहेंगे। शहबाज शरीफ ने आज ये भी कहा कि उन्हें इल्म नहीं कि सहाफ़ी इमरान रियाज खान को उनकी वजारत उज़्मा में गायब किया गया। ये बिल्कुल ऐसा ही नहीं है जैसे इमरान खान को भी अपने दौर में इल्म नहीं होता था कि उनके दौर में कैसे सहाफ़ियों को गायब किया। शहबाज शरीफ को वाकई इमरान रियाज की गुमशुदगी या इल्म तो था मगर क्योंकि वो वज़ीर आज़म होने के बावजूद कुछ कर नहीं सके, इसलिए अब उसे लाइल्मी के खाते में डाल रहे हैं? देखिए, उन्हें अगर इल्म होता और तो वो क्यों ना मानते, और हम क्यों हमेशा ये इस बात को क्या शुबा जाहिर करते हैं कि कोई सियासतदान या कोई हमेशा लोग झूठ बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर उनके इल्म में होता तो वो बिल्कुल बताते। और वैसे भी वजीर आज़म अगर आप हों तो पूरे पाकिस्तान का एक एक मसला आपको याद होना जरूरी नहीं। उस जवाब में भी उन्होंने कहा है कि मुझे आप कुछ टाइम दें, मैं पूरी मालूमात मीडिया के सामने रखता हूं कि उनके दौर में क्या हुआ और अब क्या सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ कई दफा हम ये क्या सराई करते करते ज्यादती करते हैं कि शायद जो उन्होंने कहा है वो गलत कहा है। लेकिन माजी में ऐसी मिसाल नहीं मिलती ना कि जब इशू सामने हो और उसको इग्नोर किया जाए, तो ऐसी मिसाल कम ही मिलती है किसी भी सियासतदान। देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई भी जो मसाइल थे, हमने बिल्कुल मसाइल को आंखों में आंखें डालकर हल भी किया है, और जहां पर कोई कामयाबी या नाकामी हुई है वो भी कौम के सामने रखी है। बाकी रही बात सहाफत की और सहाफियों की, तो मेरा ख्याल है जितनी आज़ादी है सहाफत की नून लीग ने कॉस्ट पे की है, और जियो से ज्यादा तो कोई नहीं जानता कि हम आज़ादी सहाफत पे हमने कितनी उसकी कॉस्ट पे, सियासी कॉस्ट भी पे की है, और मीडिया के और सहाफियों के साथ खड़े रहे हैं, और आइंदा भी आपको हम सबसे ज्यादा सबसे आगे आज़ादी सहाफत में खड़े नजर आएंगे। चलें, हम उम्मीद यही करते हैं। अच्छा, आज पार्टी ने लाहौर हाईकोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी रिपोर्ट भी जमा कराई है मुस्लिम लीग नून ने, जिसमें बताया कि क्या नवाज शरीफ को अब भी उन्होंने इस रिपोर्ट में जो बात सामने, दिल के आर्जे के मसाइल हैं और उन्हें दोबारा फॉलोअप चेकअप की भी जरूरत रहे। और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी नवंबर 2022 में हुई। तो अब इतनी देर बाद रिपोर्ट जमा करवाने का मकसद क्या है?
तलाल चौधरी साहब? मेरा ख्याल है कि आजकल मीडिया की बहुत ज्यादा नजर है इन बातों पे तो शायद, लेकिन ये रिपोर्ट पीरियोडिकली हर 3-4 महीने बाद जो कि हाई कोर्ट ने टाइम दिया हुआ था उस पे ये जमा होती रही है जब से मियां साहब जमानत पर बैरून मुल्क गए हैं। सो ये रिपोर्ट्स पहले भी जमा होती रही हैं और अब भी ये रूटीन से जमा हो रही हैं। सही। अच्छा, 14 दिन रह गए हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की वापसी में। प्रोटेक्टिव बेल अभी तक अप्लाई नहीं की गई साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की, इसमें ताख़ीर की क्या वजह है, क्यों नहीं अभी तक अप्लाई की गई? देखिए, जो हमारी कानूनी टीम है वो टाइमिंग का फैसला करेगी कि किस वक्त किस अदालत का दरवाज़ा वो खटखटाएंगे, कब वो कोई दरख्वास्त कोई रेट वो डालेंगे। बाकी हमारी लीगल टीम कॉन्फिडेंट है और जो उन्होंने ब्रीफ किया है, जिस तरह की मियां नवाज शरीफ के जो मुखालफीन हैं, जिस तरह की उनकी ख्वाहिशात या उनके ख्वाब हैं कि वो पूरे नहीं होंगे, इंशाल्लाह ताला मियां साहब मीनारे पाकिस्तान से जो इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे उसके बाद वो अवाम यानी कानूनी टीम आपकी किसी भी सिचुएशन को टैकल करने के लिए तैयार है? सिर्फ कानूनी टीम किसी भी सिचुएशन को टैकल करने को तैयार नहीं है, हमारी सियासी टीम भी तैयार है और मियां नवाज शरीफ सबसे ज्यादा तैयार है और वो हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी किस्म के हालात का सामना करने के लिए। और हमने सियासी और कानूनी तमाम जो ऑप्शंस है बात हुई है, लेकिन दोनों साइड पर सियासी तौर पे भी कानूनी तौर पे भी हम कॉन्फिडेंट हैं कि इंशाल्लाह ताला जो ज्यादती जुल्म मियां नवाज शरीफ से पहले हो चुका है उसे मजीद नहीं दोहराया जा सकेगा। ठीक है। अच्छा, आप मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब, अगर आप इसको कंफर्म कर सकें और एक्सप्लेन कर सकें, क्या नवाज शरीफ की वो सर्जरी हो गई है जिसका आप लोग बार बार जिक्र करते थे और कहते थे कि सर्जरी से पहले नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, वो हो गई है सर्जरी? देखिए, मियां साहब लगातार जो उनकी एक मेडिकल टीम थी या जो कंसल्टेंट्स थे वो लंदन में, और वो लगातार उनके ज़ेरे इलाज थे और ज़ेरे इलाज हैं। और लगातार जो मसाइल, यानी आप ये देख लें कि हमारा जो सबसे बड़ा सियासी दुश्मन था, जो मियां नवाज शरीफ को उनकी कैद में भी सहूलत देना नहीं चाहता था, मियां नवाज शरीफ की बीमारी को उसने कमज़ोरी बनाने की या उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसका नाम इमरान खान था, उसके हस्पताल, उसके वज़ीर सेहत, उसकी एजेंसियां और उसकी पंजाब हुकूमत के हॉस्पिटल्स और वज़ीर सेहत उस वक़्त की, उन्होंने ये बात को इंडोज किया कि उनकी हालत क्या है और उनको इलाज की ज़रूरत है और उनका इलाज कहाँ हो सकता है, इसका फैसला पंजाब हुकूमत जो कि इमरान खान। ठीक है तलाल चौधरी साहब, ये भी जवाब आ गया। एक बात और, कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापसी से पहले चीन और कतर का दौरा करने का भी इम्कान है, आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में, क्या ऐसा ही है? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि वो किसी और मुमालिक जाएंगे या नहीं जाएंगे। एज ए सियासी कारकुन हम तो इस्तकबाल की तैयारी कर रहे हैं और मेरे इल्म में ये है कि वो लंदन से कुछ दिन पहले आएंगे और उसके बाद वो क्या कहते हैं, दुबई से पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे 21 वाले दिन और मीनारे पाकिस्तान अपने लोगों के सामने अपने दिल की बात करेंगे और उनसे सारे हालात। तो तैयारियां आप बता रहे हैं मुकम्मल हैं, कितने लोग आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मीनारे पाकिस्तान जलसागाह में पहुंच जाएंगे? भर पाएंगे आप ग्राउंड को, जलसागाह को? मैं एक छोटी सी डिवीजन है जिसका नाम है डीजी खान, पार्टी ने मुझे उसका कोऑर्डिनेटर बनाया। अगर आप जिन जलसों में, जिन कॉर्नर मीटिंग्स में, जिन कन्वेंशंस में मैं मियां नवाज शरीफ के नुमाइंदे के तौर पे गया हूं, आप उनकी वीडियोस देख लें और हमारे बाकी डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स में जो तैयारियों के सिलसिले में होने वाले जलसे या कॉर्नर मीटिंग्स और मीटिंग्स की वीडियो देख लें, तो मेरा ख्याल है कि मीनारे पाकिस्तान बहुत छोटा है, काश इससे बड़ी कोई ग्राउंड होती। लेकिन फिर भी आप अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, हम माजी में देखते रहे, कोई ना कोई नंबर जरूर सामने आता है, तो आप लोगों के ज़हन में क्या नंबर है इस वक्त? हमारे लिए जज जो हैं वो आपके कैमरास होंगे, मीडिया होगा और दयानतदारी से पाकिस्तान की तारीख के जितने सियासी इज्तिमा हुए हैं
वो लाहौर में हुए हैं या कहीं और हुए हैं, वो मीनारे पाकिस्तान हुए हैं या किसी और जगह हुए हैं, उसको आप कंपेयर कर लीजिएगा, उसका जोश व जज्बा भी, उसका भी कंपैरिजन कर लीजिएगा। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला होगा मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा तलाल चौधरी साहब हमें वक्त दे रहे थे प्रोग्राम नया पाकिस्तान में। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं, साथ में ब्रेक के बाद प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खुशामदीद। वफाकी हुकूमत ने अफगान बाशिंदों समेत मुल्क में गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है और इनखला की इस डेडलाइन को ख़त्म होने में अब सिर्फ 25 रोज़ बाकी रह गए हैं, जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि क्या इतने कलील अरसे में लाखों लोगों का अपने घर बार और कारोबार छोड़कर मुल्क से चला जाना मुमकिन है? और जो लोग इस डेडलाइन के अंदर मुल्क छोड़कर ना जा सके, उनके साथ 31 अक्टूबर के बाद क्या होगा? क्या रियासत लाखों अफराद को गिरफ्तार और उन्हें जेलों में डालने की सलाहियत रखती है? हुकूमत के इस फैसले पर कई सवालात उठ रहे हैं, मगर दूसरी तरफ ये बात भी अहम है कि मुल्क में किसी को गैर कानूनी तौर पर रहने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक मुल्क से दूसरे मुल्क सफ़र के लिए कानूनी दस्तावेजी सबूत होना भी लाजिम है। जबकि अहम बात यह है कि पाकिस्तान कई दिहाइयों से अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है और इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक 17 लाख से ज़्यादा गैर कानूनी अफगान शहरी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम है। इसलिए ज़रूरी है कि इस मामले को इस अंदाज में हल किया जाए कि गैर कानूनी मुहाजिरीन भी बहिफाजत अपने मुल्क को पहुँचें और दोनों ममालिक के शहरियों और हुकूमतों के दरमियान ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा होने से भी बचा जा सके। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कल चीनी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में रियासत के फैसले का दिफा करते हुए कहा कि कोई मुल्क गैर कानूनी तारकीन वतन को रहने की इजाज़त नहीं देता और ये फैसला आलमी तर्ज अमल के ऐन मुताबिक। मगर दूसरी तरफ अफगान हुकूमत ने इस फैसले को नाकाबिल कबूल करार देते हुए पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा किया है। अहम बात यह है कि पिछले हफ्ते निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी के इजलास में यह फैसला किया गया था, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी शिरकत की थी, जिसके बाद मुल्क से अफगान शहरियों के इनखला का अमल भी शुरू हो चुका है और कल 16 ट्रक 30 अफगान खानदानों को लेकर तोरखम सरहद पहुंचे थे। मामलात किस तरफ जा रहे हैं, क्या ये फैसला काबिल अमल है या नहीं, इन तमाम तर मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है माहिर अफगान उमूर एहसानुल्लाह टीपू साहब ने और सुफजई साहब ने। सबसे पहले एहसानुल्लाह टीपू साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वफाकी हुकूमत ने अफगान मुहाजिरीन समेत तमाम गैर कानूनी तारकीन वतन को 31 अक्टूबर तक मुल्क छोड़ने का अल्टीमेटम दिया है और इनखला की इस डेडलाइन में अब 25 रोज़ बाकी रह गए हैं। मगर पाकिस्तान के इस ऐलान के बाद कई सवालात उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इतनी कलील मुद्दत में लाखों मुहाजिरीन की वापसी मुमकिन भी है या नहीं? हाँ एग्जैक्टली सबसे बड़ा यानी हमारे जहन में भी यही सवाल है कि यहाँ पे जो 40-50 साल से अफ़गान यहाँ पे मुकीम है और उसमें वो मुख्तलिफ यानी फेजेस में यहाँ पे आए। पहला जो फेज़ था तो वो जब रूस अफ़गान जंग थी तो उसके सिलसिले में यानी लाखों की तादाद में मुहाजिरीन आए। फिर 9/11 के बाद दूसरा फेज़ था कि उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग आए अफ़गानिस्तान से। फिर 15 अगस्त के बाद जब तालिबान की हुकूमत आई तो उसमें भी तकरीबन जो ऑफिशियल फिगर है कि तकरीबन 7 लाख के करीब मुहाजिरीन जो अफ़गानिस्तान से वो आ चुके हैं और उसमें अब हमें ये भी बताया जाता है कि उसमें एक बड़ी तादाद जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड है। तो ये यानी 25 दिन अब रह गए हैं उसमें ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना। और ये खुद ऑफिशियल फिगर है इंटीरियर मिनिस्ट्री की कि 17 लाख जो हैं वो इस तरह के अफ़गान शहरी है जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है और उनको यहाँ से जाना होगा। तो मेरे ख्याल में कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और ये इतने जल्दी इन चंद दिनों में इसका हल होना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी जो अहम बात है कि ग्राउंड पे वो इदारे जो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे उनसे जब हमारी बात होती है और उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स है तो वो अभी तक यानी उनके अंदर भी वो क्लैरिटी नहीं है कि वो इसको कैसे ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट जो है उस अभी तक वो क्लैरिटी लेके नहीं आई। और यहाँ पे इस्लामाबाद में कुछ अफ़गान जो रिफ्यूजीज़ हैं उनके फिर कम्युनिटी लीडर्स होते हैं तो उनसे जब हमारी बात हुई कि आप लोगों को कोई चीज़ कन्वे हुई है पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से तो वो भी यानी उनके पास भी ऐसे कोई वो पॉलिसी वो अभी तक उनको नहीं हैंड ओवर की गई कि जिसके मुताबिक वो उस यानी फिर वो मुल्क से निकल जाए और कब निकलना है अभी तक वो इस बारे में भी क्लियर नहीं है।
अच्छा, यहाँ पर एक ये भी सवाल जन्म लेता है एहसानुल्लाह साहब, हमने देखा है कि गैर कानूनी अफगान मुहाजिरीन को लेकर मुख्तलिफ एदाद शुमार सामने आते रहे हैं। निगरान हुकूमत ये तादाद 17 लाख के करीब बताती है और कुछ अफगान मुहाजिरीन तो शायद अपनी मर्जी से इस डेडलाइन से पहले मुल्क छोड़ जाए। मगर सवाल यह है कि लाखों अफगान मुहाजिरीन ऐसे भी होंगे जो मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। तो इस सूरत हाल में 1 नवंबर के बाद रियासत क्या करेगी? क्या हमारे पास लाखों लोगों की गिरफ्तारी, उन्हें जेल में रखना और फिर मुल्क बदर करना, हमारे पास ये सब करने की लॉजिस्टिक सलाहियत है? हाँ, कैपेसिटी जो है ये बहुत बड़ा सवाल है कि कैपेसिटी नहीं है। यानी अगर ऑनेस्टली हम इस चीज़ को एनालाइज करें तो कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि लाखों की तादाद में ये मुहाजिरीन है और उनको यहाँ से डिपोर्ट करना, और कोई भी मेरे ख्याल में विलिंगली यहाँ से नहीं जाए। फिर जिस तरह हुकूमत ने ऐलान किया है कि हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे, इनको गिरफ्तार करेंगे, या और अगर ये इस डेडलाइन तक वो यहाँ से ना निकले या उनकी यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है उनको जब्त किया जाएगा, तो मेरे ख्याल में कि ये बहुत बड़ा, यानी पूरे मुल्क में एक ऑपरेशन आपको लॉन्च करना होगा और उसमें जो आपके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको भी इन्वॉल्व करना होगा, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हैं। जो टीटीपी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में कबायली इलाके में, फिर जो बलोच मिलिटेंट्स हैं उनके साथ बलोचिस्तान में, कराची में भी उनकी हैवी डिप्लॉयमेंट है। तो मेरे ख्याल में कि इनके लिए रिसोर्सेज भी चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग भी चाहिए, और दूसरा ये कि जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, चाहे वो UN के इदारे हों या बाकी हों, तो उनकी तरफ से भी इस फैसले पे क्रिटिसिज्म हो रही है। तो मेरे ख्याल में कि जो टाइम था वो उनको बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि ऑलरेडी हम पूरी दुनिया में हम क्लेम भी करते हैं, जिसमें हकीकत भी है कि पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज़ को होस्ट करने वाला मुल्क है, और इसकी यानी एक्नॉलेजमेंट भी होती है UN की तरफ से या बाकी जो इदारे हैं उनकी तरफ से भी। ले अगर हमने 40-50 साल तक हम इंतज़ार कर सकते हैं, उनको होस्ट कर सकते हैं, तो ये डेडलाइन भी थोड़ी बढ़ानी चाहिए थी 5-6 महीने तक, यानी ताकि अच्छा यहाँ पे जो कुछ अफगान रिफ्यूजीज़ है उससे जब हमारी बात हुई तो वो उनका ये कि उन्होंने एक तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और फिर उनके बच्चे यहाँ पे स्कूल वगैरह भी जाते हैं, तो अभी वहाँ से सिर्फ 2-3 हफ्तों में उनको निकालना, ये पूरी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना, वहाँ पे उनको यानी मुंतकिल करना अफगानिस्तान, तो मेरे ख्याल में फिर उन लोगों के साथ भी एक यानी ज़्यादती होगी। तो टाइम देना चाहिए था हुकूमत पाकिस्तान को, ताकि ये जो पूरा प्रोसेस है ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो। लेकिन वही सवाल कि लॉजिस्टिक सलाहियत है हमारे पास? वही लॉजिस्टिक का भी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी आपको चाहिए। अब हम कल से मीडिया पे देख रहे हैं कि वो यानी जहाज़ों के ज़रिए उनकी मुंतकिली होगी, फिर बसें जो है उनके ज़रिए होगी, और फिर जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वहाँ पे भी हमारे पास यानी कैपेसिटी नहीं है। चैलेंजिंग सूरत हाल बन सकती है। समी यूसुफजई साहब, आप कहिएगा, आपका क्या एनालिसिस है? पाकिस्तान के इस इकदाम को दोनों ममालिक के दरमियान जारी कशीदगी से जोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का ये इकदाम एक रिएक्शनरी स्टेप है, क्योंकि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के बार बार मुतालिबे के बावजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज किया है। आपका क्या तज़किया है इस तमाम तर मामले पर? मेरे ख्याल में ये जो फैसला हुआ है ये लॉजिक से ज़्यादा जज्बात पर मुबनी है। अफगान तालिबान आपके पाकिस्तान के पपेट्स थे, उन्होंने काबुल को कंट्रोल किया है, अब वो आपके बात नहीं मानते, तो इसका कसूर तो अफगानी नहीं है। मेरे ख्याल में ये जो फैसला हुआ है ये इससे पहले एक माहौल इस तरह बना दिया गया है जिस तरह के बस अफगानी दुश्मन हो या इंडियन हो पाकिस्तान में घुस गए हो, अब सारी उनका निकालना। मेरे ख्याल में इस तरह माहौल बनाना जो कि इंतकाम के हद तक जा रही है, ये बहुत ही नामुनासिब रवैया है। अफगान इस मुल्क में आज से नहीं, ये 45 सालों से है। उस वक्त से है जब जनरल फजल हक गवर्नर था और ज़ियाउल हक प्रेसिडेंट था, और पूरे 1800 या 2600 किलोमीटर बॉर्डर पर उनको वेलकम कराए थे कि ये हमारी भाई है। देखिए, दुनिया में 2 जगहों पे रिफ्यूजीज़ का बहुत बुरा सूरत हाल है। एक बर्मा में रोहिंग्याई मुसलमान है जो उन्होंने सारी उम्र उधर गुजारी, लेकिन कभी उनको स्टेटस नहीं मिला, नेशनलिटी नहीं मिले। ठीक है, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा किया, अफगानों के साथ यहाँ पर रही, लेकिन एक कौम है, एक लोग है, मुसलमान है, कभी उनके दरमियान कोई बड़ी मुतनाज़ा हालत शुरू नहीं हुई। लेकिन एक पाकिस्तान है कि कभी इस तरह उन्होंने कोई UN के जो प्रोसेस है उनके थ्रू भी उनको कुछ न नेशनलिटी दी न कुछ दिया है। देखिए, अमेरिका भी एक मुल्क है, बहुत सेंसिटिव मुल्क है, वहाँ पर हर साल मिलियंस
लोग मेक्सिको से क्रॉस करते हैं, उसके बाद उनके पास एक मैकेनिज्म है, उसके थ्रू उनका स्क्रीनिंग होते हैं, फिर उसको अगर रहना है तो उनको एक टाइम के फ्रेम के अंदर उनको नेशनलिटी भी मिल जाता है। तो मेरे ख्याल में तालिबान के मुकाबले में आम अफगानों को, गरीब अफगानों को सज़ा देना ये बहुत बड़ा गलती है, और ये पॉसिबल भी नहीं है। 7-8 लाख लोगों को या 1.7 मिलियन अफगानों को भेजना एक महीने में, मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए इम्पॉसिबल है। ना उनके पास कैपेसिटी है, ना अफगान हुकूमत जो तालिबान का हुकूमत है उनके पास इसका कैपेसिटी है उनको कबूल करे। तो जिस तरह पाकिस्तान का ऑलरेडी एक बहुत ही नेगेटिव इमेज था तालिबान की वजह से, लेकिन बाद में वो बेहतर हुआ जब तालिबान ने टेक ओवर किया। 7 लाख तक अफगान जो तालिबान से भाग चुके इस वक्त पाकिस्तान में, अगर वो वापस चला जाए तो उनको बहुत ज़्यादा उनके प्रोसिक्यूशन के चांसेस है, उनको गिरफ्तारी के चांसेस है। ये वही लोग थे जो शहरों के लोग थे जो तालिबान के ख़िलाफ़ थे, उनसे ये तवक्को रखना कि पाकिस्तान में टेररिज्म करेंगे, मैं हरगिज़ ये नहीं समझता कि सारे अफगान वापस भेज दे भी पाकिस्तान का मसला हल होगा। पाकिस्तान की सिक्योरिटी मसाइल बहुत बड़ी है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ी ख़तरनाक है, वो इससे हल नहीं होगा। अगर इस तरीके से वो अफगान हुकूमत पर प्रेशर डालते हैं तो ये भी बोल जाए कि तालिबान का हुकूमत कोई अवामी हुकूमत नहीं है कि वो अफगान आवाम की वजह से आपके बात मानेंगे। वो अपनी समी साहब इसी में ये ऐड कर दीजिएगा, हमने देखा है कि अफगान मुहाजिरीन के इनखला का अमल भी शुरू हो चुका है और ख़बर है कि कल 30 अफगान ख़ानदानों को लेकर 16 ट्रक तोरखम सरहद पहुँचे हैं, मगर हमने ये भी देखा है कि अफगान हुकूमत ने इस अमल को नाकाबिल कबूल है। इस वक्त दोनों तरफ ग्राउंड पर क्या पोजीशन है, दोनों तरफ किस किस्म की मुश्किलात पेश आ सकती हैं और अफगान तालिबान का क्या रद्द अमल सामने आ सकता है? देखिए, अफगान तालिबान तो एक हद तक चाहते हैं कि उनके अगर अफगान महाजरीन वापस चली जाए अफगानिस्तान तो उनका तो जो रेपुटेशन है वो बेहतर होगा कि देखें ना अफगान महाजरीन वापस आ गई। पाकिस्तान अगर चाहे, वाकई चाहे, लेकिन पाकिस्तान का मसला है कि कभी कभी उनको ये रिफ्यूजी ज़रूरत भी होते हैं इंटरनेशनल स्टेज पर डिस्प्ले करने के लिए। अगर वाकई ना पाकिस्तान चाहे एक स्ट्रेटजी बनाए कि इतने लोग यहाँ के, हमने देखा कि 2007 में जलूजी का बहुत बड़ा कैंप था, सेकंड बिगेस्ट रिफ्यूजीज कैंप, वो एक महीने में क्यों खाली हुआ? पाकिस्तान ने सीरीज उनको कह दिया कि आप निकल जाए। कचगड़ी और नासर बाग का कैंप खाली हुआ, लेकिन पाकिस्तान भी नहीं चाहते। अभी अगर चाहते कि अफगान रिफ्यूजीज इज्जत के साथ जाए, कोई बहुत बड़ी तरीके से इस तरह यानी बेइज्जत होकर अब पाकिस्तान से निकालना, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं। अफगान और पाकिस्तानियों के लोगों के दरमियान जो एक रिश्ता है उसको बहुत ठेस पहुंच जाएगी। ठीक है, हुकूमतों के दरमियान कभी भी ताल्लुकात अच्छी नहीं थी, लेकिन लोगों के दरमियान ताल्लुकात अच्छी है। अब मेरे ख्याल में इस तरह अफगानों के जो वीडियोज़ आ रही है, चाहे वो पुरानी हो नई हो, ख़वातीन को गिरफ्तार किया जा रहा है, फिर उसको जिस तरह अफगानिस्तान में या इंटरनेशनली जहाँ जिसको एक कवरेज मिल रहा है कि देखो ना अफगानों के साथ पाकिस्तानी क्या करे, वो बड़ी मुझे तो दुख होता है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर पॉलिसी बना दो, 1 साल दे दो, 6 महीने दो, मरहलावार दे दो। लेकिन ये भी तो मामला है ना कि कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर रह रहा है, यकीनन जो आप इंसानी हमदर्दी का मामला भी आप कह रहे हैं, लेकिन गैर कानूनी तौर पर जो एक शख्स रह रहा है उसके लिए भी तो फिर एक उसूल होता है, कानून होता है। देखे ना जो अभी आपने 8 लाख अफगानियों को 2017 में जब अख्तर मोहम्मद मंसूर के बॉडी पर पाकिस्तान का नेशनल आइडेंटिटी कार्ड बरामद हुआ, फिर चौधरी निसार साहब ने एक स्क्रीनिंग शुरू की, जो अफगान रजिस्टर्ड नहीं थे उनका एक डॉक्यूमेंटेशन हुआ, उनका फिंगरप्रिंट लिया गया। तो इस तरह अगर गैर कानूनी आ गए, वो कुछ लोग ऐसे हैं जो वीज़े पे आ गई है, कुछ लोग ऐसे हैं कि अफगानिस्तान में उनका रहना नामुमकिन था, वो अफगानिस्तान से भाग रहे हैं, कुछ लोग यूरोप की तरफ जा रहे हैं थ्रू ईरान, तो अपने सर और ज़िंदगी बचाने के लिए वो पाकिस्तान में आ गई। तो कोई बहुत ज़्यादा ज़्यादती नहीं होगी, चलो उनको एक तरीका बना दो, अफगान हुकूमत से बात करो। लेकिन अभी अगर ये आप बज़ोर ताकत इन लोगों को वापस भेज रहे हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल भी बहुत बड़ी बदनामी होंगे। 45 साल तक इतनी बड़ी टीपू साहब, ये जो समी साहब बात कर रहे हैं, इसमें बेहतर तरीके से दोनों मुमालिक क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कंक्लूड के बेहतर अंदाज में हल कैसे कर सकते हैं सिचुएशन को? उसमें यानी एक तो ये कि पाकिस्तानी हुकूमत को और जितने भी इदारे हैं और ख़ासकर वो इदारे जो इस रेफ्यूजी इशू को डील कर रहे हैं बराह रास्त, उनको बैठ के एक पॉलिसी वो लेके आनी चाहिए थी। और ये सिर्फ ये नहीं कि पहली दफ़ा हो रहा है, ये
पिछली हुकूमत थी नवाज शरीफ की, तो उस वक्त भी इस पे काम शुरू हो गया था। फिर इमरान खान की गवर्नमेंट में एक पॉलिसी पे काम शुरू हो गया था, जिसमें यानी जो अफगान शहरी हैं और ख़ासकर जो इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान में उनके यानी बैंक अकाउंट्स तक की भी वो थी पॉलिसी में कि इजाज़त मिलनी चाहिए। तो मेरे ख्याल में काम होना चाहिए था, ये बहुत ज़रूरी है। यानी कोई भी मुल्क अगर यहाँ पे कोई आए बग़ैर वीज़े के या जिसका वीज़ा एक्सपायर्ड हो, तो पूरी दुनिया में एक एस्टेब्लिश कानून है कि फिर उनको वो उस मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं हो सकती। और ये चीज़ हम गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे ख़ुद भी हम भुगत रहे हैं, हमारे अपने पाकिस्तानी, और उसमें ज़्यादातर पश्तून है कि उनको फिर वहाँ से डिपोर्ट किया जाता है। लेकिन ये पॉलिसी पाकिस्तान को बनानी चाहिए थी। ये जो अभी पॉलिसी आई है तो उसमें यानी रिएक्शनरी पॉलिसी ज़्यादा लग रही है एक, यानी और ख़ासकर ये रिएक्शन हमें नज़र आ रहा है कि जो TTP की तरफ से हमले हो रहे हैं अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में, कि उसके रिएक्शन के तौर पे और तालिबान हुकूमत पे प्रेशर डालने के लिए। लेकिन ये जो पूरी सिचुएशन बनेगी और तो इसको एक्सप्लॉइट करेगी TTP, इवन अफगान तालिबान भी अपने मकासद के लिए। परसों भी जब ये फैसला हुआ तो TTP की तरफ से एक एलामिया आया जिसमें उन्होंने इस पूरे इशू को कौमियत का रंग दिया कि ये एक मखसूस कौम है, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान जो है वो उसके साथ कोई जुल्म कर रहा है। तो मेरे ख्याल में इन अनासर को मौका नहीं देना चाहिए था पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से। एक प्रॉपर पॉलिसी लेके आते, आप बिल्कुल डिपोर्ट करें उन लोगों को जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, जिनके वीज़े एक्सपायर्ड हैं या जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में यहाँ पे मुलविस हैं। और दूसरा ये कि उनको टाइम ज़रा ज़्यादा मिलना चाहिए था। और ये जो आज भी कोई खबर आई कि इतने जो फैमिलीज हैं वो यहाँ से चले गए, तो ये तो बिल्कुल पीनट्स हैं। यानी ये इतनी कम तादाद है कि आप यहाँ पे हम बात करें 30, 35, 40 लाख लोगों की, तो उसमें अगर 20, 25, 30 फैमिलीज चली जाएं तो वो मेरे ख्याल में मसले का हल नहीं होगा। ये एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। एहसानुल्लाह टीपू साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। समी यूसुफजई साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम नया पाकिस्तान देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।